शादी के बाद 1 साल इकट्ठे रह रहे हैं जी। अच्छे प्रॉपर उनके सेक्सुअल रिलेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहे, तो फिर उसे पांच या इनफर्टिलिटी कहते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं लड़कियों को, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, बट दे आर नॉट सो मच केयरफुल अबाउट दैट। स्ट्रेस के कारण जो हमारे हार्मोन्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ओके। और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। आज जो पहरावा है लड़कियों का, टाइट जीन्स एंड ऑल, लूज क्लोथिंग, मतलब कपड़ों का भी असर पड़ता है। लूज क्लोथिंग्स आर ऑलवेज फेवरेबल। जो मैं बेस्ट समझती हूँ, गौ का दूध जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर किसी को प्योर मिलता है ना आज की डेट में, गौ दूध। अर्ली उठने वाले कितने % लोग होंगे आप देखो, मॉर्निंग वॉक का तो जब लेट सोना तो लेट उठना। आपने सुना होगा, हमारे बाप दादा जी कहते थे सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लो तो आपको सारा दिन की पढ़ाई का असर आपको प्राप्त होगा। मेडिकेटेड घी मीन्स जिसमें हमने ऐसी ड्रग्स डाली जो हार्मोन्स को बैलेंस करने के काम आती हैं। कॉमनली जैसे हम अशोक डालते हैं, एलोवेरा डालते हैं, अश्वगंधा डालते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से सारी चीजें शुरू करनी पड़ेंगी कि जहाँ अगर वो कस के हुआ है तो हमने कहा भी आपने जाके चावलों का पानी पीना है और वो पूरे छोले खाएगा। ठीक है जी। वो तो गलत है ना, वो गलत है। फल घृत एक हमारी ऐसा घी है। फल का मतलब यहाँ पे क्या है कि संतान रूपी फल देने वाली। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ और मैं हूं कपिला। आजकल माँ बाप बनने का सुख हर कोई नहीं ले पाता। इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल और खान पान भी हो सकता है। वहीं जब कोई महिला माँ नहीं बन पाती है तो उसे बांझ कहते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि इसमें सिर्फ महिला ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि पुरुष भी पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। इसे मेडिकल की भाषा में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद से इलाज किया जाना बिल्कुल संभव है। इसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। ऐसे में इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद से क्या कनेक्शन है, इसकी और भी अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु बाला, जो पीएचडी इन आयुर्वेदा है और हाल ही में जालंधर के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से एज ए एचओडी रिटायर हुई हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, मैंने कहा भी स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उन्हें हम यही बताना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी, जिसे बांझपन कहा जाता है, वो होता क्या है। देखिए, ऐसे है कि एक सामान्य डेफिनेशन यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ शादी के बाद 1 साल इकट्ठे रह रहे हैं, अच्छे प्रॉपर उनके सेक्सुअल रिलेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर रहे, तो फिर उसे पांच या इनफर्टिलिटी कहते हैं। 2 तरह से है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो है जिसमें एक बार भी कंसीविंग नहीं हुई, और सेकेंडरी जिसमें एक बार कंसीविंग हुई उसके बाद दोबारा से प्रेगनेंसी नहीं हुई है, तो उसे हम सेकेंडरी कह देते हैं। जी, बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि ये 2 तरह की होती है। तो आपने बताया कि 2 तरह से है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो सुन ही रहे होंगे। लेकिन मैम, इसका जो डे बाय डे ये इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि मैरिज जो है वो लड़कियों की 30 से बाद में हो रही है। यूजुअली हम देख रहे हैं बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएशन करी, पीएचडी करी, मतलब करियर ओरिएंटेड होने के वजह से भी लेट हो रहा है सब कुछ। लिव इन रिलेशंस कॉमन हो गए जी, वो भी एक कारण है। ठीक है। सेकेंडली जो मेन है कि नॉलेज इस तरफ नहीं है। जो नॉलेज उनको आफ्टर मैरिज होनी चाहिए रिगार्डिंग ओवुलेशन टाइम है, रिगार्डिंग मेंस्ट्रुएशन है, दे आर केयरलेस अबाउट दैट। तो उसकी जो नॉलेज होना वो बहुत ही ज़रूरी है। बिफोर मैरिज ही उसको ये सारी चीज़ें अगर पता हों तो वो, जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं लड़कियों को, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, बट दे आर नॉट सो मच केयरफुल अबाउट दैट। तो अगर वो पहले से ही ध्यान रखें, और या हम ये भी कह सकते हैं कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में पता हो। जैसे शादी हुई तो मतलब वो दे आर गोइंग फॉर द बेबी, प्लानिंग फॉर द बेबी। तो अगर वो उस समय जाके किसी डॉक्टर के पास, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास राय लें और उसके बारे में जानकारी रखें, तो कंसीविंग में भी हेल्प होगी और प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने में भी
लाइव बर्थ होने के भी चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक प्री काउंसलिंग लेनी बहुत ज़रूरी है बिफोर मैरिज। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, व्हेन दे आर गोइंग और दे आर प्लानिंग फॉर द बेबी, तो जी। उसमें बहुत। बट इसका जो मेन रीज़न हम बोलें कि खान पान या जो हमारा लाइफस्टाइल है उसका भी असर पड़ता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उन्हें एटलीस्ट ये तो सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, मान लो एक लेडी ओवरवेट है, जी। ओबेसिटी है, हाँ जी। वो एक कारण है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होने का। ठीक है, तो अगर वो लेडी उस टाइम पे जब उसे उसका वेट गेन हो रहा है, पहले से ही वो अलर्ट हो, पहले से ही उसे पता हो कि भाई मैं मेरे ये कारणों से, ये खान पान से, ये लाइफस्टाइल से मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो उसे उसी समय उसको कंट्रोल करना, BMI देखना ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि हम उसका प्रॉपर इलाज कर सकें। हार्मोन्स का सीधा संबंध जो है वो फैट से भी है। बिल्कुल, ठीक है, तो हमारा खान पान तो आज की डेट में आपको पता चल गया कि जंक फूड के बहुत ज़्यादा है इनटेक। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी है, ये सब कारण हैं जिनके कारण से बिल्कुल, हाँ, वेट गेन भी हो रहा है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी हो रही है। और सबसे बड़ा कारण जो आज स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कारण जो हमारे हार्मोन्स हैं वो सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, ओके। और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। खान पान में एक बड़ा फैक्टर जो आया वो ये है कि हम जो दूध लेते हैं जी, वो भी हमें ठीक नहीं मिल रहा, जिसके कारण जो मतलब केमिकल बेस्ड चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण बन ही रहा है। कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन बनाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो बाद में इन द लॉन्ग रन वो मतलब जैसे अगर हम बात करें पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, इनफर्टिलिटी पता ही नहीं था किसी को, बहुत रेयर केसेस में ये देखा जाता था कि हाँ कोई एक आधा लेडीज़, बट आजकल तो इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं, तो यही रीजंस हैं। यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी कि अल्कोहल कंजप्शन जो है, क्या वो भी इस पर असर दिखाती है? अल्कोहल, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इधर ओवुलेशन में और उधर स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों को हिंडर करते हैं, दोनों में ही वो रुकावटें डालते हैं। मतलब दोनों के लिए ही सही नहीं है, चाहे मेल फीमेल। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं मेल्स में, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो गर्मी का टेम्परेचर जो है वो हाँ जी फेवरेबल नहीं है। और जो आज जो पहरावा है लड़कियों का, टाइट जीन्स एंड ऑल, लूज क्लोथिंग, मतलब कपड़ों का भी असर पड़ता है। लूज क्लोथिंग्स आर ऑलवेज फेवरेबल फॉर प्रॉपर सर्कुलेशन एंड प्रॉपर ओवुलेशन। मतलब कहने का मतलब है जो गर्ल्स ज़्यादा टाइट कपड़े पहन रही हैं या जीन्स वगैरह होता है, बहुत टाइट फिटिंग होती है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को असर मतलब पहुंचाती है, नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ रहा है। बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत अच्छा आपने बात करी है कि कपड़ों का हमारी सेहत पे बहुत एक कनेक्शन है, कपड़ों देखा का, जाए तो टेम्परेचर का, हमारे खान पान का। एंड जो मैं बेस्ट समझती हूँ, गौ का दूध जो है ना वो सबसे बेस्ट है। अगर किसी को प्योर मिलता है ना आज की डेट में, गौ दूध प्योर तो मैम आ ही नहीं रहा आजकल तो कुछ भी नहीं, कई लोग जाके लेके आते हैं डायरी से, जो गौ की डेयरीज है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जानवरों की, पशुओं की, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं वो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं मानव शरीर में तो दिखता ही है। पर यह है कि अगर हमने 4 में से एक चीज चूज करनी है तो उसमें से दी बेस्ट तो वही है। बिल्कुल, ये तो बात आपने सही करी है। बाकी ये है कि जो प्लांट ओरिजिन से जितने ऑयल्स हैं दे आर बेस्ट, मतलब वो हमें इनटेक करना चाहिए उसका प्लांट ओरिजिन से। अगर हमने पनीर भी लेना है, अगर हम सोया पनीर लेते हैं दैट इज बेटर देन द पनीर विच इज फ्रॉम एनिमल ओरिजिन। तो प्लांट ओरिजिन से ऑयल्स, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनका ऑयल, ये मतलब हमारी जो इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ रही है वो पूरा आहार जो है वो बेस्ड है इस चीज के लिए भी। आहार विहार दोनों ही, मतलब आप आगे कहते थे अर्ली टू बेड, हाँ जी, एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज। अब अर्ली उठने वाले कितने % लोग होंगे आप देखो, मॉर्निंग वॉक का तो जब लेट सोना तो लेट उठना, वो असर पड़ रहा है उस पे पूरा। विटामिन डी नहीं मिलता है हमें, विटामिन डी नहीं मिलता। सेकेंडली जो
सुबह के टाइम पे जो हार्मोन्स निकलते हैं, आपने सुना होगा हमारे बाप दादा जी कहते थे सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लो तो आपको सारा दिन की पढ़ाई का असर आपको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब कि उस टाइम पे जो एनर्जी लेवल है, जो हमारे हार्मोन्स हैं वो एज कम्पेयर टू द होल डे बेटर हैं, और हमारी अचीविंग, हमारी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, एनर्जेटिक रहती है, एनर्जेटिक रहते हैं और सारा दिन भी एनर्जेटिक रहते हैं। बिल्कुल। जैसे हम इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसका एक एज ग्रुप भी मैटर करता है कि इस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा उसमें प्रभावित हो रहे हैं। देखो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मैरिजेस लेट हो रही हैं, तो वैसे तो 25 से लेके 35 डे की जो एज है वो दी बेस्ट है, ठीक है, कंसीविंग के लिए, माँ बनने के लिए और प्रॉपर बच्चे की अगर हम केयर करने के लिए। लेकिन अगर 30 या 35 की एज पे मैरिज हो रही है तो फिर आप सोचिए कि उसके जो एक होता है AMH इज एंटी मलेरियन हार्मोन, जो एग रिजर्व को बताता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वो एग रिजर्व जो है वो कम होता जाता है, चांसेस ऑफ कंसेप्शन कम होते जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बट आजकल तो जैसे देखा जाता है कि लोग अपने एग्स को पहले ही वो फ्रीज करा लेते हैं, वो मेल्स में है। हाँ, नहीं फीमेल्स भी कुछ हैं ऐसे, कुछ एक्स पीछे भी न्यूज़ भी आई थी, तो एक्स फ्रीज करा लेते हैं एंड देन आफ्टर मैरिज वो उस चीज़ को रिलीज़ करते हैं एंड बेबी अच्छा हो जाता है उनका। देखो वो कितने % लोग हैं, कितने % लोग वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, फिर उसके रिजल्ट कितने % हैं, नोबडी नोज। नेचुरल जो चीज़ है वो नेचुरल ही है। बिल्कुल है, वो तो नेचुरल टाइमली हो रही है। हाँ, एग प्रोडक्शन हो रही है और फ्रीजिंग से उसके आज रिसर्च नहीं हुई, फ्रीजिंग से उसके क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, नोबडी नोज। बट अगर हम इसको आयुर्वेद से जोड़ें तो इनफर्टिलिटी में इसका जो ट्रीटमेंट है वो कितना दी बेस्ट है? देखो अगर हम आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की बात करें तो वो मैम उसी पे डिपेंड करेगा कि उसका कारण क्या था। इनफर्टिलिटी में अगर फीमेल्स में हम देखें कि अगर PCOD मोस्ट कॉमन कारण बन रहा है इस समय, ठीक है, तो PCOD जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसको हम पित्त से कोरिलेट करते हैं जी। जो पित्त है वो हार्मोन्स के एट पार है। अगर हम हार्मोन्स को ठीक करना चाहते हैं तो पित्त शामक चिकित्सा करेंगे, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। शोधन में हम विरेचन द्वारा इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो इसमें क्या प्रोसेस होता है पूरा विरेचन जो आप क्रिया बता रहे हो? पहले हम पेशेंट को पूरी तरह से कन्विंस करते हैं कि आपका ये प्रोसीजर जो है ये कैसे काम करेगा। जी, ठीक है। दीपन पाचन चिकित्सा देखें। दीपन मीन्स आप कोई ऐसी औषधियाँ दोगे जो कि आपकी अग्नि को ठीक करेंगी, आपका पाचन ठीक करेंगी। उसके बाद हम घी पिलाएंगे, मेडिकेटेड घी। मेडिकेटेड घी मीन्स जिसमें हमने ऐसी ड्रग्स डाली जो कि उस जो हार्मोन्स को बैलेंस करने के काम आती हैं। कॉमनली जैसे हम अशोक डालते हैं, एलोवेरा डालते हैं, अश्वगंधा डालते हैं अकॉर्डिंग टू द काज। तो अगर हम वो मेडिकेटेड घी पिलाते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम 25 ml, 25 ml, नेक्स्ट डे 50 ml, फिर 75 ml, 100 ml, 125 ml। यूजुअली 125 ml पे पूरा स्नेहपान कंप्लीट हो जाता है। कई पेशेंट्स में इससे ज़्यादा भी। उसके लक्षण देखते हैं, अभी अब इसका घी जो पिलाया है वो पूरी तरह से घी पान हो गया है। उसके लक्षण क्लिनिकली हम देखते हैं, उसकी स्किन ड्राई नहीं रहती, उसके स्टूल्स जो हैं उसमें टोटल फैट आनी शुरू हो जाती है। जी जी। तो स्निग्धता पूरी हो जाने के बाद ही हम उसको फिर मेडिकेटेड बाथ पिलाते हैं, जिससे कि उसके मोशन स्टार्ट होते हैं। उसमें मतलब ये स्टेजेस होती हैं इसकी सारी पूरे प्रोसेस की। आज मान लो डे 1 है, ठीक है, आज हमने उस पेशेंट को सुबह 25 ml घी पिला दिया, वो वाला घी जो हमने तैयार किया आफ्टर दीपन एंड पाचन। फिर नेक्स्ट डे 50 ml, सेकेंड डे हो गया, मतलब वो क्वांटिटी बढ़ती गई, 25 ml बढ़ाते रहते हैं। फिर वो हम साथ साथ चेक करते रहते हैं कि इसको और घी पिलाना है कि नहीं पिलाना। जैसे मैंने लक्षण अभी बताया आपको, घी पिलाने पे अगर उसकी स्किन जो है वो ड्राई नहीं रही और उसके स्टूल पूछते हैं हम कैसा आ रहा है। लास्ट में तो केवल ऑयल ही आना शुरू हो जाता है। और उन दिनों में हम स्पेशल डाइट
बताते हैं। मतलब जो नॉर्मल डाइट है वो नहीं है, से हट के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग डाइट आपकी तरफ से रहती है। हमने क्या खिलाना है, यूजुअली हम खिचड़ी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द पेशेंट। तो इसमें पेशेंट को मतलब एडमिशन लेना पड़ता है या घर पे भी वो सारी चीजें कर सकते हैं? डाइट का जो आप कह रहे हो, स्नेह पान तो घर पे कर सकते हैं। अच्छा जी। मतलब हम घी दे दिया और वो पीते रहे, और हमें डेली विजिट करते रहे हॉस्पिटल में जी कि भाई आज हमारा ये है और ये हमारी कंडीशन है। लेकिन जिस दिन विरेचन कराना है उस दिन उसको आईपीडी में रहना पड़ेगा। अगर दूर से आता है पेशेंट तो वो स्नेह पान के दौरान भी हॉस्पिटल में रहता है। अगर लोकल है, नज़दीक है, तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट हम कहते हैं ठीक है यू कैन गो होम। तो ये पूरे दिन का आपका ट्रीटमेंट रहता है, होल डे का मील और ये जो सारी क्रियाएं हैं पूरा। फिर विरेचन के बाद एक जैसे जिस दिन हमने मोशंस लगवा दिए, फिर उसके बाद में उसको स्पेशल हम संसर्जन क्रम कहते हैं, उसको स्पेशल डाइट देते हैं। चावलों के पानी से शुरू करते हैं और फिर लास्ट में उसको नॉर्मल डाइट पे लाते हैं। डे का डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे। अगर ये बीच में स्किप हो जाए किसी लेडी का, फिर उसको वो विरेचन के पूरे फायदे नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से सारी चीजें शुरू करनी पड़ेंगी कि जहाँ अगर वो स्किप हुआ है तो हमने कहा भी आपने जाके चावलों का पानी पीना है और वो पूरे छोले खाएगा, ठीक है जी वो तो गलत है ना, वो गलत है। तो मतलब हमने उसकी जो अग्नि इतनी ज्यादा अग्नि को हमने उसको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब मीन्स हमने उसको लाइन में लाने की कोशिश करी ताकि उसके हार्मोन्स लेवल पे आ जाएं। सही, मतलब जो डिस्टर्ब हुए हैं वो एक प्रॉपर वे में हो जाए। हाँ, पित्त निकल जाने से, पित्त के शांत होने से, ठीक है, या हम कह सकते हैं ये मॉडर्न भाषा में टॉक्सिन्स जो बॉडी के हैं वो निकल गए। आप हैरान होगे कि ड्यूरिंग विरेचन 7-8 किलो भार कम हो जाता है। ओके। लोग सोचेंगे कि ये घी पिलाने से भार कैसे कम हो गया, तो हम करके दिखाते हैं कि आप आ जाओ वेइंग मशीन पे खड़े हो, हमने आज घी पिला दिया है, अब आप 7 दिन बाद आना। जी जी। तो वो घी पान के दौरान ही 2-3 किलो और उसके बाद 3-4 किलो, ये मिनिमम मैं बता रही हूँ, 10-10 किलो तक भार भी कम हुआ है। अगर ओबेसिटी ठीक हो गई तो जो ईस्ट्रोजन का रिजर्वायर है ना वो फैटी है, तो लेवल हार्मोन्स को लेवल करने में एक हमने ओबेसिटी को ही ट्रीट करके हमने ठीक कर दिया। फिर संसर्जन क्रम के बाद उसको नॉर्मल डाइट पे धीरे धीरे लाया जाता है, एकदम से नहीं कि भाई आप जो मर्जी खाना शुरू कर दो। और पेशेंट्स इतने कोऑपरेटिव मिले हैं मुझे आज तक। अब जैसे आप कह रहे हो ना कि कोई कहना ना माने, तो मैंने तो अगर उनको कहा ना किसी सगे की शादी पे भी नहीं जाना तो वो नहीं गए। ये मैं मतलब इसमें पेशेंट्स जो हैं उनकी भी अलग अलग टाइप का जो ट्रीटमेंट है होता है या सेम ही लेवल पे चलता है? नहीं, अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग ड्रग्स डाल के घी बनाते हैं। अच्छा। इस पेशेंट में मतलब अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो पेशेंट्स के हैं। हाँ, जैसे अब नंबर 1 ड्रग इज एलोवेरा। आपने सुना होगा उसका नाम, कुमारी उसको कहते हैं। मतलब कुमारी मीन्स फीमेल्स के लिए दी बेस्ट ड्रग अगर कोई आयुर्वेदा में मेंशन्ड है, दैट इज एलोवेरा विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एनोवुलेशन हो रही थी एक पेशेंट को, और कह दिया था कि एग जो है वो किसी और के लिए जाएंगे। तो क्या हमने उसको बताया कि आपने एलोवेरा की सब्जी बना के खानी है रोज। ओ ठीक है। और वो टू माई ग्रेट सरप्राइज शी कंसीव्ड विद इन 2 months। काफी कितने टाइम से नहीं हो रहा था? नहीं, उसको जवाब दे दिया था मॉडर्न के सब डॉक्टर्स ने कि भाई आपकी ओवुलेशन नहीं हो रही है। कितनी एज थी? 35। अच्छा। मतलब तो उनको कहा था कि एग जो है वो आप किसी रिलेटिव के या किसी जैसे भी या डोनर के एग ले लो, लेने पड़ेंगे, बिकॉज यू आर नॉट ओवुलेटिंग प्रॉपरली। तो मतलब अब आप हैरान हो जाओगे कि वो पेशेंट जो है वो अपने एग से ही कंसीव्ड होगी। ऐसे तो मेरे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनमें आईवीएफ बोल दिया गया था, लेकिन पेशेंट्स जो हैं वो आईवीएफ की आपने बात करी है, तो क्या आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने से पहले पेशेंट को आयुर्वेद की तरफ रुख करना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ ये पंचकर्मा जो है ना, ये हमारा ऐसा एक स्पेसिफिक इसमें है
जिसमें हमारे पास ऐसी ड्रग्स हैं जो वजाइनल पीएच को मेंटेन करती हैं, ऐसी ड्रग्स हैं जो इन्फ्लेमेशन ऑफ यूट्रस को ठीक करती हैं। मतलब जो सारा जो गेम है वो हमारी बॉडी में जो आयुर्वेद के हिसाब से कहते हैं वात पित्त और कफ, उसी का ही है। अगर वो बैलेंस है तो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको पीसीओडी की बात करी है, बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि जैसे एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हमारे ठीक हुए हैं। हाँ जी। विरेचन, क्या एंडोमेट्रियोसिस का भी असर पड़ता है इनफर्टिलिटी पे? बिल्कुल पड़ता है। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, होनी वो अंदर ही चाहिए, लेकिन वो कहीं और डेवलप हो जाती है, ट्यूब्स में डेवलप हो गई, ओवरीज के पास जाके डेवलप हो गई। तो वो डेवलप होने का भी कोई रीजन होता है? वो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन मोस्ट ऑफ द अच्छा कॉमन, मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो ही जो है वो रेट्रोग्रेड मींस उल्टी दिशा में जाके ट्यूब्स के थ्रू ओवरीज के पास सही जगह नहीं होती, कहीं भी ग्रो कर जाता है। कई बार ये मायोमेट्रियम के अंदर भी चला जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो मतलब इसमें बहुत से कारण और भी हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट पार्ट जो हमारा रहता है वो यही है कि हम हार्मोन्स को ठीक करें ताकि इनकी डेवलपमेंट दोबारा से वहाँ पे ना हो। तो इसमें जो फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का होता है उसका कितना असर पड़ता है इनफर्टिलिटी पे? देखो, अगर रास्ता ही नहीं है एग का, फेलोपियन ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक्ड हैं, एक ब्लॉक्ड है तो हम कहेंगे चलो एक मंथ नहीं चांस बना तो नेक्स्ट मंथ दूसरी तरफ से एग जो है वो आ सकता है। लेकिन अगर दोनों तरफ की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो रास्ता नहीं है, तो उसको खोलने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको कल भी बता रही थी, जैसे जब आप आए थे, तो उत्तरवस्ती का बहुत अच्छा रोल है। हाँ जी। उत्तरवस्ती क्या है कि एक टेक्निक है जिसमें हम मेडिकेटेड जो घी, तेल, क्वाथ वो हम थ्रू सर्वाइकल कैनाल कैविटी में रखते हैं। वो अपने आप ही ट्यूब्स को खोलने में हेल्प करती है जी। उसमें भी हम डिफरेंट कारणों से देख के डिफरेंट ऑयल घी यूज करते हैं। ओके, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इनफर्टिलिटी के लिए कारण बनती हैं, और उसमें आपके आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। जैसे आप ने नाम शायद सुना हो या ना सुना हो, फलघृत एक हमारी ऐसा घी है। फल का मतलब यहाँ पे क्या है कि संतान रूपी फल देने वाली। अच्छा, क्या वो क्या फल होता है कि क्या है? नहीं, फल नहीं है, वो बनाया हुआ है उसमें। अच्छा। बहुत सी ड्रग्स हैं, त्रिफला भी है उसमें वैसे, लेकिन जितनी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो मिक्स करके। हाँ, फल घृत उसका नाम है। अच्छा, घी में ही उन औषधियों को जैसे हम घी की तैयारी करते हैं, सेम उसी तरह से घी बनता है। वो फल घृत जो है उसकी भी उत्तरवस्ती दी जाती है, जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। बिल्कुल। मतलब अगर मान लो पेशेंट को ब्लॉकेज थी और आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, आपने ट्यूब्स नहीं भी टेस्ट कराई और वो पेशेंट कंसीव कर गया, इट मींस ट्यूब्स पेटेंट होगी तभी कंसीव किया। बिल्कुल। मतलब ये जो आप बता रहे हो कि क्रियाएं हैं जो आप देते हो सारी, इस प्रोसीजर्स, इसके साथ कोई मेडिसिन भी होती है अलग से? बिल्कुल, हमारी हर्ब्स जो हैं, एक तो एलोवेरा का तो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म है, तो उसमें कितने प्लांट्स हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजन होता है। वन ऑफ द कॉमन इज अश्वगंधा। सुना होगा आपने नाम अश्वगंधा का, है ना? तो अश्वगंधा जो है उसमें फाइटोएस्ट्रोजन होने के कारण जब हम किसी हाइपोएस्ट्रोजेनिज्म वाली फीमेल को वो देते हैं तो वो बहुत जल्दी कंसीव कर जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल को उसने बढ़ाने का काम किया। ये नहीं है, हम और भी इसके साथ ड्रग्स हैं, जैसे शतावरी है। शतावरी का बहुत अच्छा रोल है। किस केस में क्या यूज़ करना है वो डॉक्टर ने। यहाँ पे मैं एक आपके मीडिया से मतलब लोगों को ये कन्वे करना चाहूँगी कि किसी की पर्ची उठा के कभी दवाई मत लो। बिल्कुल है, हर का कारण अलग है और हर की ट्रीटमेंट भी अलग है। और आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार पेशेंट्स जब कंसीव कर जाते हैं, हम पीछे फाइल सारी खोल के स्टडी करते हैं कि इसको क्या क्या हमने कौन सी स्टेज में क्या दिया था। पीआईडी थी तो उसको पहले पीआईडी ट्रीट करी, फिर हमने स्कैन करवाई, देखा एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो फिर हमने एंडोमेट्रियल लाइनिंग को ग्रो करने के लिए अलग से मेडिसिन दी। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है कितना मतलब देर तक चलता है, कितना लंबा, कितनी ड्यूरेशन होती है इसकी? मैं 3 से 6 महीने का टाइम लेती हूँ पेशेंट से, इससे ज़्यादा नहीं।
कि अगर मेरी मेडिसिन्स ने काम कर दिया, मेरा डायग्नोज टू द पॉइंट हो गया, क्योंकि मैं हर समय यही कहती हूँ हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस जो है वही फाइनल डायग्नोसिस होना चाहिए। रिपोर्ट्स पे नहीं हम डिपेंड करते। आपने स्कैन की रिपोर्ट भी देखी होगी तो नीचे लिखा होता है प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हमारा जो हमें अगर डाउट हो तो हम दोबारा से उसकी स्कैन किसी और सेंटर से भी करवा लेते हैं, और हमें कई बार बहुत से डिफरेंट रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। मैम कई बार देखा जाता है कई कपल्स जो हैं IVF का 3 से 4 बार तक वो ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन वो फेल्ड हो जाता है, तो उसके बाद क्या आयुर्वेद काम कर सकता है? देखो, अगर उसकी रिपोर्ट्स हमारे हिसाब से ठीक हैं, अगर हम उनको ठीक कर सकते हैं तो हम जरूर उस केस को लेते हैं। अगर हम नहीं ले, मान लो 40 की एज पे आपके पास आ रही है, उसके सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, तो हम ट्राई कर सकते हैं ये कह के कि भाई वी कैन ट्राई, बट हम नहीं अगर एज रहती अगर है तो फिर हो सकता है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मतलब फिर जो है वो पॉसिबल चीजें होती हैं। एक बात मैं यहाँ पे और स्ट्रेस देके कहना चाहती हूँ, बिफोर गोइंग टू IVF प्लीज वंस ट्राई आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, क्योंकि इसमें जो मेन बेनिफिट हमें ये है कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, मान लो हमने कहा कि हम आंवला खाते हैं, हम हल्दी खा रहे हैं, ये हमारे सबके शरीर में सातम्य है। सातम्य मीन्स इसका कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना जी। कोई रिएक्शन तो नहीं है ना इसका। ये हमें बहुत जल्दी हमारी बॉडी में असिमिलेट हो जाती हैं और अच्छे रिजल्ट्स दिखाते हैं। अब जो फॉलिकल की अगर आप शेप देखो तो वो बिल्कुल आंवले की तरह है जी, और आंवले की गुठली की तरह उसमें से एग जो है वो रिलीज होता है। मैंने कितने पेशेंट्स में ट्राई करा कि भाई हम जिसमें ओवुलेशन नहीं हो रही हम उसमें इसको ट्राई करें, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले जिसमें ओवुलेशन मतलब प्रॉपर टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं हो रही थी, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो मतलब हर केस में हमारा जो ट्रीटमेंट है वो अलग है, किसमें हमने एलोवेरा देना है, किसमें अशोक देना है, किसमें शतावरी देना है, किसमें हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी और जैसे हमारे आसव अरिष्ट आते हैं, दशमूल अरिष्ट है, पत्रांग आसव है, तो बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि हम केस टू केस हमारी वेरी करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे एक लड़की जो अनमैरिड है ना, और वो अभी टीनेज से क्रॉस कर चुकी है, तो क्या उसमें भी इन फ्यूचर अगर इस तरह की चीज़ें हों तो क्या पहले ही उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गर्ल्स की तो बहुत वास्ट चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी लड़की को अपना रूटीन में एक सिंपल टेस्ट HB जरूर चेक कराना चाहिए, हीमोग्लोबिन जी, क्योंकि उसकी कमी से ही, हीमोग्लोबिन की कमी से ही कई बार कितनी सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स में आती हैं। बाकी अगर उनको डिस्चार्ज है किसी तरह का तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन कहाँ से आई है, कौन सी इन्फेक्शन है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, कम हो रही है, टाइम पे नहीं आ रहे हैं, किसी भी कारण से कोई डिस्टर्बेंस है तो कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। किसी भी आजकल अर्ली पीरियड्स जो हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल अर्ली हो रहे हैं एज से पहले ही, पहले तो जाके जैसे गर्ल्स को होते थे 15-16 की एज में, बट अब अर्ली हो रहे हैं, उसका भी कोई इफेक्ट पड़ता है? जल्दी शुरू हो रहे हैं और जल्दी ख़त्म भी हो रहे हैं। हाँ, जल्दी ख़त्म भी हो रहे हैं। 35-40 के बीच में पेरीमिनोपोजल मिनोपोजल की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो जो सभी सारे जो फैक्टर्स हैं इनसे हमें यही पता चल रहा है कि हमें स्ट्रेस देना चाहिए कि लड़कियों की शादी जो है वो टाइम पे हो, ठीक है, बिल्कुल। एक सेकंड, शादी के बाद उनको जो भी डॉक्टर है उनसे, शादी के बाद भी 4-4 साल बेबी प्लान नहीं करते, ये बहुत है आजकल। कैरियर हमारा, हमने बाहर जाना है, कई कारण है ना, अभी हम PhD कर रहे हैं, अभी हम मतलब कई कारणों के कारण वो डिले करते हैं, वो भी एक फैक्टर बनता है। तो इसमें एक कॉन्ट्रासेप्टिव पहले वो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करके पिल्स ले लेते हैं जी, फिर बाद में उसी चीज के लिए तरसते हैं। मतलब पिल्स का भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट है
किसी चीज़ का भी जब आप एक नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहे हो, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जा रही है, ठीक है ना, उसको डिस्टर्ब कर रहे हो विलिंगली, तो एक तो ऊपर भी कोई बैठा है उसको मास्टर करने वाला, और बहुत फ्रिक्वेंटली लेती हैं लड़कियां आजकल। सेकेंडली ये है कि वंस यू गो फॉर दिस साइड, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर देयर। जी जी। 10-15 दिन ब्लीडिंग होती रहती है पेशेंट को पिल्स लेने के बाद, इन्फेक्शन होगी यूट्रस में, बाद में ब्लॉकेज होगी ट्यूबों में, जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई, आइटस हो गया, कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गई, बिल्कुल, वो बाद में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का केस बन जाता है। एक बार तो कंसीविंग हुई ना पेशेंट को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रही है, तो आप उन गर्ल्स को या उन यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? तो एक बिग क्रॉस बोलूँगी जी। बीइंग टीचर, मैं तो यही कहूँगी कि भाई नेवर गो ऑन दिस। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट, वो तो उस स्लिप पे ही लिखा होता है, जहाँ जो स्लिप जो वो मेडिसिन लेती हैं उनके ऊपर अगर वो पढ़ी लिखी हैं तो वो पढ़ के देख सकती हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां ये काम करती हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर बड़े शहरों में से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो पहले क्यों नहीं सोचते, ठीक है ना। फिर कंट्रासेप्टिव के साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। इवन हमने तो ओवेरियन फेलुअर के केसेस भी देखे हैं। अच्छा, भाई ओवरी अब काम ही नहीं कर रही, मतलब जब एक टाइम होता है कि हाँ अब हमें कंसीव करना है, तब वो चीज़ें बिल्कुल होती ही नहीं है, ख़त्म, टाइम से पहले ही बहुत कुछ हो जाता है। राइट। तो मतलब ये चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लड़कियों को ही इसके बारे में समझना चाहिए कि हमें क्या आगे सोचना है, हमने फैमिली कब प्लान करनी है। प्लान से कोई भी चीज़ की होगी वो ठीक रहेगी, बिना प्लानिंग के तो फिर आप दो बच्चों के बीच में गैप रखना, वो भी तो प्लानिंग से ही बिल्कुल है, ठीक है ना। मैम अक्सर हमेशा एक लड़की को ही ब्लेम किया जाता है अगर वो माँ नहीं बन पा रही है, इनफर्टिलिटी की दिक्कत आ रही है, तो क्या सिर्फ फीमेल ही है उसके लिए एक जिम्मेदार? आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया है कि देखिए फीमेल्स जो है वो अकेली तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मेल्स का भी पूरा उतना ही फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो उसमें भी हम अलग अलग से पेशेंट्स को, कपल को बिठा के पूरा गाइड करते हैं, प्रॉपर टाइम के बारे में बताते हैं, ओवुलेशन टाइम के बारे में एजुकेट करते हैं। तो अगर मेल में कोई कारण हमें लगता है, जैसे एक रूटीन टेस्ट है सीमन एनालिसिस, वो तो हम करवाते ही करवाते हैं जी। जैसे उधर हम ओवुलेशन स्टडी कराते हैं, तो सीमन एनालिसिस में भी आगे फिर अगर हमें वो उसमें ठीक लगता है और फिर भी कंसीव नहीं कर रहा, इन डेप्थ इवैल्यूएशन होती है, फ्रक्टोज कंटेंट है, देन उन मेल्स के भी हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो नहीं मतलब कि अगर फीमेल बिल्कुल ठीक है ना, और फिर भी उसी को ही ब्लेम किया जाता है, तो क्या ऐसी कंडीशन में मेल्स के टेस्ट होने भी ज़रूरी हैं? मेल्स के टेस्ट तो होने चाहिए। सबसे पहला एक सिंपल टेस्ट है सीमन एनालिसिस का, जिसमें वॉल्यूम, उसमें स्पर्म्स की कितनी काउंट है, कितने परसेंट जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिवली मोटाइल हैं, डेड हैं, अगर कोई पास है तो फिर कल्चर वगैरह भी कराते हैं। अगर एजोस्पर्मिया है, मान लो स्पर्म ही कोई नहीं है, कई पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो 3-3 साल फीमेल को दवाई करवाते रहेंगे और आप मानते नहीं है कि हमारे अंदर भी कोई कमी हो सकती है। एक छोटा सा टेस्ट सीमन एनालिसिस का नहीं करवाते, तो वो भी गलत है। मतलब आज इतना जो है सब लोग बहुत ज़्यादा लिटरेसी हर तरफ है, लेकिन बावजूद इसके मेल्स अपने वो टेस्ट नहीं कराते हैं, अभी भी नहीं मानते कई। तो उसमें हम फिर पोस्ट क्वाइटल टेस्ट करने की एडवाइस कर देते हैं फीमेल को, भाई अगर कोई और नहीं तुम्हें मिल रहा का तो फिर आप इस तरह से हमारे पास आओ और हम टेस्ट करके देखेंगे कि भाई क्या। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही उसके लिए जिम्मेदार हो, मेल भी हो सकते हैं, उन्हें भी अपने टेस्ट ज़रूरी कराने चाहिए। दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको भी टेस्ट करवाना चाहिए, जहाँ डॉक्टर कहें उन्हें जाना चाहिए, बताना चाहिए। और अगर कोई और सेक्स प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी, जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन है जी, उसके बारे में भी बताना चाहिए। तो कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण इनफर्टिलिटी हो सकती है, उसको 1 by 1 हम रूल आउट कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। देखो इनफर्टिलिटी के बारे में मैडम ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे,
और उसके बारे में जितनी मेरी नॉलेज थी आयुर्वेद से संबंधित उसको मैंने बताने की कोशिश करी। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगती है या कोई क्वेरीज हैं तो आप अर्बन एस्टेट में मेरे पास आ सकते हो इवनिंग में विदाउट एनी कंसल्टेशन फ़ी। आई एम डूइंग द जॉब सिंस रिटायरमेंट। तो उससे क्या है कि आपको एटलीस्ट कोई मिसगाइड नहीं कर सकेगा। जी, आयुर्वेद में हम क्या कर सकते हैं मैं हर पेशेंट को बताती हूँ, और हमारे आसपास की इतनी जड़ी बूटियाँ हैं जिनको हम यूज़ करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो कपल अभी इस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? टाइमली डॉक्टर के पास जाएं, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें जैसे हमने अभी डिस्कस किया, और जो फूड हमने अवॉइड करने के लिए कहे, ठीक है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों को पालन करो। जी, आहार अच्छा होना चाहिए, निद्रा अच्छी होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करो, बट हर चीज़ जो है उसकी एक लिमिट है। तो उसका पालन करते हुए अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि भगवान आपकी ना सुने, क्योंकि ये हाथ तो उसके ही है। खुद जो डॉक्टर है वो भी अगर उससे सफर कर रहा है तो वो भी प्रे तो उसी को करता है। मतलब नेचुरल चीज़ों को खराब करोगे तो ऑब्वियसली असर तो दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर रेणु बालाजी, और इन्होंने इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत सारी बातें बताई और आयुर्वेद में उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो भी बताया। आई होप आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमा के साथ। नमस्कार।